दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बड़ी ताकत बनकर उभरे। क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त देनी है, राजनीतिक तौर पे, चुनावी तौर पे, तो कांग्रेस को हर हालत में उत्तर में और मध्य में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां पर उनको उसको ताकत के साथ उभरना होगा। लेकिन ये बात बन नहीं रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो बहुत पहले से नहीं बन रही है। बिहार में हालांकि वो सत्तारूढ़ जो गठबंधन आरजेडी की अगुवाई में बनता है, तो उसका वो हिस्सा बनती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति, मध्य प्रदेश में बहुत ताकतवर एक समय कांग्रेस रही और ये बीच में भी रिवाइवल के चांसेस दिखे जब कांग्रेस पार्टी को सीटें अच्छी आ गई 2018 में। लेकिन फिर कमलनाथ जी की सरकार चली गई, गंवा बैठे। भूपेश बघेल की अगुवाई में फिर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आई, लेकिन 5 साल के बाद फिर वो पिट गई। फिर वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया। तो देखा यह जा रहा है कि उत्तर के और मध्य के इलाके में कांग्रेस अपने को ताकत के साथ रिवाइव नहीं कर पा रही है, उसका रिवाइवल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वजहें क्या है? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सचमुच अपनी पार्टी के इतिहास में एक नए ढंग का वैचारिक परिप्रेक्ष्य पेश किया है। वो एफर्मेटिव एक्शन के साथ खड़े हो रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। वो जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी और तमाम इस तरह के उत्पीड़ित तबकों, यहां तक के प्रकाश के जो गरीब तबके हैं, सबके कल्याण की बातों को पुरजोर ढंग से रख रहे हैं। तो क्या वजह है कि इन तबकों में कांग्रेस के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ रहा है? हम इन्हीं विषयों पर अलग अलग समय पर अपनी बात रखते रहे हैं। आपने हमारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, लेकिन सोचा हमने आज कि कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता से इस बारे में पूछा जाए, और ऐसे नेता से जो बेबाक अपनी बात रखते हैं, बहुत संतुलित ढंग से, बहुत साफ गोई के साथ, और जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये कांग्रेस में किसी गुटबाजी के साथ काम करते हैं। इस मामले में बिल्कुल किसी गुट के नहीं है, बल्कि विचार के हैं, सोच के हैं। और वो नेता हैं हमारे साथ आज असलम शेर खां। सांसद रहे हैं कांग्रेस से, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और सबसे बढ़कर वो भारत की शान रहे हैं। 1975 के कुआलालंपुर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड हॉकी कप की जिनको यादें होंगी, खासकर हमारी उम्र के लोगों को या हमारे उम्र के बाद के कुछ लोगों को, उनको तो अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह रेडियो पर हम लोग तब समाचार सुना करते थे। और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जितवाया था, भारत चैंपियन बना था। सेमीफाइनल में बिल्कुल आखिर में एक गोल मारकर पेनल्टी स्ट्रोक से, पेनल्टी कॉर्नर से, सॉरी, और इन्होंने गोल दाग दिया और पाकिस्तान को हराकर फाइनल में कुआलालंपुर में भारत की जीत हुई। तो यशस्वी हॉकी कप्तान, हॉकी प्लेयर, और एक बहुत ही जोरदार सियासतदान के तौर पे असलम शेर खां किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मुझे आज इतनी बात तो जरूर कहनी थी। तो आज हम असलम शेर खां से शुद्ध सियासत पर बात करेंगे, प्योर पॉलिटिक्स, नो हॉकी, नो अदर थिंग। मैं असलम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अपने इस कार्यक्रम में। हमने देखा कि आप कहीं एक वेबसाइट पर आपकी टिप्पणी मैंने देखी, और मध्य प्रदेश को लेकर आपने चिंता जताई है कि कैसे कांग्रेस वहां रिवाइव नहीं कर पा रही है। आपने कई कारण गिनाए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मध्य प्रदेश का केवल प्रश्न तो है नहीं, ये तो हिंदी हार्टलैंड का पूरा प्रश्न है। कांग्रेस राहुल गांधी की लगातार कोशिशों, ईमानदार कोशिशों के बावजूद हिंदी हार्टलैंड में क्यों जम नहीं पा रही है? वो बार बार उठती है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और फिर लड़खड़ा कर गिर जाती है, क्यों? देखिए उर्मिलेश जी, बेसिक बात
यह है कि कांग्रेस कभी भी और अभी भी इतनी कमजोर नहीं है मध्य प्रदेश में। लेकिन मेरा जो जीवन है, राजनीतिक जीवन, जैसे आपने कहा, 1980 से मैंने शुरू किया और मुझे पहला कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने जी ने मुझे टिकट दिया था विधानसभा का। और जब विधानसभा के अंदर एक शानदार जीत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी थी, तो उसके लिए जो एक नियम और प्रक्रिया है कि दिल्ली से ऑब्जर्वर जाते हैं और चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है उसका राय शुमारी करते हैं एमएलए से। तो पूरी दिन भर राय शुमारी चली, क्योंकि बहुत एमएलए जीते हुए थे, 200 प्लस जीते हुए थे हम लोग, 260 के आसपास थे। तो उसमें जब राय शुमारी के अंदर शिव भानु सिंह सोलंकी ट्राइबल लीडर थे, जिसको इंदिरा जी ने प्रेसिडेंट बनाया था। उस वक्त जब पार्टी आउट ऑफ पावर थी 77 से 80 के बीच में, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उनके फेवर के अंदर 100 विधानसभा के सदस्यों ने, चुने हुए सदस्यों ने उनका नाम प्रपोज किया, उनके नाम को ओके किया। लेकिन होना वही था और वही हुआ अल्टीमेटली, कि 4 दिन तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था। पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश इंतजार में बैठा था और खबर तो बाहर फैली जाती। जब विधायक जब वोट करके आए तो ये सबको पता चल गया कि नंबर जो है वो शिव भानु सिंह सोलंकी जी के फेवर में है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली दिल्ली गया मामला, फिर ऑब्जर्वर वापस आए और फाइनली अर्जुन सिंह जी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया पार्टी की तरफ से। मेरी नजर में, चूंकि मैं तो एक नया आदमी था, एक हॉकी प्लेयर के हैसियत से मैंने राजनीति में एंट्री की थी, तो मुझे पहली बार में लगा कि यार इतना बड़ा कैसे हो सकता। भाई अगर विधायकों का समर्थन, और नेचुरली कि मध्य प्रदेश की जो आबादी थी उस वक्त और भी ज्यादा थे, उस वक्त कोई 30 से 35% आबादी आदिवासियों की थी, दलितों की और मुसलमानों की मिला के 60% थी, जो कि आज मध्य प्रदेश में आज भी 50% आबादी जो है उसमें आदिवासी 24%, 16% दलित और 8 से 10% माइनॉरिटी, ये 50% और आबादी है। ओबीसी ओबीसी को जोड़ लीजिए तो ओबीसी पे जोड़ने के बाद ये पहुंच जाती है 85% पे, क्योंकि जी। एनदर 40 मतलब है ना, 35-40% ओबीसी हैं मध्य जी। प्रदेश। तो मध्य प्रदेश बिलोंग टू द वीकर सेक्शन। खैर एनीवे, खैर वो हो गया, अर्जुन सिंह सीएम बन गए। अल्टीमेटली विद्याचरण शुक्ला जी यहाँ केंद्र में मंत्री बन गए। मध्य प्रदेश का ये एक एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद मैंने, मतलब ये कोई एक ही बार में नहीं हो रहा है। जब 93 के अंदर नरसिम्हा राव के वक्त में ये तय होना था कि पीसीसी अध्यक्ष का मतलब इलेक्शन कराया था। आपको याद होगा, बड़ा हिस्टोरिकल, उन्होंने एआईसीसी का भी इलेक्शन हुआ था तिरुपति में, जी। और मध्य हर स्टेटों में इलेक्शन हुए। तो हम लोगों ने दिलीप सिंह भूरिया को कैंडिडेट बनाया था। उस वक्त भी यूनाइटेड मध्य प्रदेश था। उस वक्त जब इलेक्शन चल रहा था तो तकरीबन 150 वोट जो थे वो दिलीप सिंह भूरिया के में डल चुके थे और बाकी दिग्विजय सिंह के को डल रहे थे। अब जबकि वैसे प्राइमा फेसी देखो तो राजा और महाराजा का 36 का आंकड़ा था, माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह। क्योंकि वैसे माधवराव सिंधिया जी जो थे वो अपोजिट कैंप में थे, लेकिन वो 100 पीसीसी डेलीगेट लेके होटल में बैठे रहे और इलेक्शन चलता रहा। और मुझे अहमद पटेल, अब स्वर्गीय अहमद पटेल, ने मुझसे कहा कि असलम किसी तरह से तुम बात करो कि अगर माधवराव सिंधिया जी के अगर पीसीसी डेलीगेट अगर आ जाएंगे तो हम मतलब भूरिया इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो 100 डेलीगेट लेके उन्होंने मतलब एक तरह से इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया, वो आए नहीं उनके। उससे फिर एक ट्राइबल लीडर हारा। किससे हारा? राजा से, दिग्विजय सिंह से। पहले किससे हारे? कुंवर अर्जुन सिंह से, शिव भानु से सोलंकी। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ 93 का, और फिर बहुमत में कांग्रेस आ गई, अच्छी बहुमत में आ गई, तो उस वक्त जब 2-3 कैंडिडेट
सामने आए, जिसमें सुभाष यादव बैकवर्ड क्लासेस से बेहतरीन लीडर था, दो के वो अर्जुन सिंह के कैंप की से माने जाते थे। उन्होंने जब अपना कैंडिडेचर डाला तो कमलनाथ ने और दिग्विजय ने मिलके वीटो लगा दिया वहां पर कि नहीं बनेगा तो दिग्विजय सिंह बनेगा, नहीं तो हम कमलनाथ मुख्यमंत्री किसी का समर्थन नहीं मुख्यमंत्री के करेंगे। लिए, आप मुख्यमंत्री के लिए? मुख्य मुख्यमंत्री के लिए जी। ये सिलसिला, ये तो मैंने बड़े सिलसिले बताए आपको, लेकिन इस कदर इस बात को रखा गया मध्य प्रदेश के अंदर कि कोई भी एक भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा या मुसलमान कोई लीडरशिप की शक्ल ना लेना चाहिए, क्योंकि वहां 50% आबादी है, और एक बार अगर कांग्रेस ने इसको कर दिया तो ये हमेशा के लिए कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और ये पूरे समाज एक तरह से जुड़ जाएंगे। लेकिन तो एक बार भारतीय जनता पार्टी आना पूरता है, मतलब इन लोगों को पूर्ति थी, लेकिन एक बार हम लोगों में से कोई लीडर नहीं बनना चाहिए, ना बैकवर्ड में, ना दलित में, ना आदिवासी, ना मुसलमान। ये सिलसिला आज भी चल रहा है। आप देखिए तो उर्मिलेश जी, क्या विडंबना है, क्या आपने किसी ने, मुझे समझ में नहीं आता है कि आईसीसी के लोग ये क्यों नहीं सोचते। बहुत सिंपल वॉल पे लिखा है 40% वोट गिर रहा हो जिस स्टेट के अंदर, और वहां भाजपा मतलब कंफर्टेबली मतलब चुनाव जीत रही हो। 40% वोट का मतलब ये हुआ कि किसी भी हालत में 100 सीटों से ऊपर बनना चाहिए सीटें, लेकिन मध्य प्रदेश बिल्कुल स्टेगनेट करके चली गई, 50-60 सीटों से आगे नहीं बढ़ती। तो उसका जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो थे इन्होंने बर्बाद कर दी, और ये इस कीमत पे बर्बाद कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको सूट करती है, लेकिन कोई पिछड़ों में से, दलितों में से, आदिवासियों में से, इनमें से कोई लीडरशिप ना खड़ी हो जाए। और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 29 के 29, जबकि पूरा हिंदुस्तान अच्छा कर रहा था, बेटर पोजीशन, राजस्थान अच्छा कर रहा था, यूपी अच्छा कर रहा था, बिहार भी अच्छा कर रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में 0 सीटें कर गई। तो ये जो कमलनाथ, दिग्विजय और सुरेश पचौरी ने जो है कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, और टोटल ये आप 100% मानिए कि बीजेपी इनके दम से चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जो आपने मध्य प्रदेश का एक उदाहरण दिया, क्या आपको लगता है जी। कि ये कमोबेश हिंदी हार्टलैंड की ये समस्या है? ये पूरे सभी प्रदेशों में लगभग इस तरह का ट्रेंड है, और राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि हम दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देंगे और उनको पर्याप्त, जितनी उनकी आबादी है उसके हिसाब से हम राजनीतिक, प्रशासनिक हर क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो आखिर हो क्यों क्यों नहीं पा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है इसमें दो चीजें हैं। एक तो राहुल गांधी की मंशा है, लेकिन ये संजय गांधी नहीं बन पा रहा है ना। ये है ना, इवन मतलब वो तो शरीफ आदमी थे राजीव गांधी, लेकिन राजीव गांधी भी नहीं बन पा रहा। भाई, जब तक तुम इंटरवीन नहीं करोगे स्टेटों के अंदर, तुमने अगर इन पे ही छोड़ दिया, अब आप बताओ कितनी 4 इलेक्शन से हारती हुई जा रही है। आज 22 साल हो गए मध्य प्रदेश में। एक एब्रिएशन छोड़ दिए, वो जो जो कमलनाथ वाला, जी। उसकी भी कहानी है मेरे पास, लेकिन वो फिर कभी बताऊंगा आपको। जी। लेकिन अल्टीमेटली ये सब ये जान रहे हैं, लेकिन मतलब कोई चिंता नहीं कर रहा है। और जैसे आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जब तक हिंदी हार्टलैंड में चिंता, भाजपा को अगर कहीं आप कमजोर कर सकते हो, भाजपा की ताकत कहीं 180 सीट से ऊपर नहीं बढ़ सकती लोकसभा के अंदर, तो जब तक ये स्टेटों के अंदर देखिए, आप डाउन से डाउन देख लिए तो 10-12 सीटें तो मध्य प्रदेश में अल्लाह वास्ते में कांग्रेस को जीतना चाहिए, कोई उसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है लोकसभा में। लेकिन ये सब हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन मजाल है कि कोई कोई फर्क पड़ जाए, और वो तो वहीं के वहीं अपने वही लोग 3 आदमी लेके मतलब कांग्रेस घूम रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की समस्या ये है कि राहुल गांधी, जो उसके सबसे बड़े स्वीकार्य नेता हैं, उनके पास विचार है लेकिन संगठन करने की क्षमता की कमी है? नहीं, मैं समझता हूँ क्षमता भी हो सकती है, लेकिन डंडा नहीं लेते। राजनीति में अगर आप लीडर हो तो आपका डर होना चाहिए, आपको इंसाफ करना चाहिए, आपको अदालत की तरह आपको है ना, मतलब है ना, बैठना चाहिए। आप अदालत पे नहीं बैठेंगे, आप एक मतलब इंसाफ के लिए नहीं बैठेंगे, तो लोग तो बेईमानी कर जाएंगे। लोग आपके है ना दुश्मनों से मिलके आपको है मतलब आपके सब मंसूबे फेल कर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मंसूबे फेल हो रहे हैं।
लेकिन अगर डर नहीं होगा, अगर लीडरशिप का डर नहीं होगा इनके पास, देखिए मैं एमपी बना, मैं उसकी मिसाल हूं, मैं अपने आप को मिसाल मानता हूं कि अगर राजीव गांधी जी ने मुझे बढ़ाया, उन्होंने मुझे एक तरह से एमपी बनाया जब 1984 का टिकट दिया बैतूल से, तो इन बैतूल, यस। किसी की हिम्मत नहीं थी कि फिर मुझे हराने की, क्योंकि इन्हें ये डर था कि अगर मैंने राजीव गांधी को ये बता दिया कि इन्होंने फलाने आदमी है ना, मतलब मेरे साथ जो है इलेक्शन में इन्होंने बत्ती दी, तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी उनकी सारी गर्दन उड़ जाती। तो वो जो जो एक जो रूलर होता है या जो भी एक लीडर होता है, उसका जो डर चाहिए डर। पार्टी के अंदर, वो डर ये पैदा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये है ना, कंधे यूं करके चले जाएंगे, भाई क्या करें, हार गई हार गई, ऐसे थोड़ी होता है यार। मतलब ये बड़े लोगों की जिंदगियां खपी हुई हैं, लोगों की जिंदगियां खप गई वर्कर की, है ना। आज 22 साल से उनकी हालत बुरी हो गई, जिंदगियों को सरमाया सब लगा दिया, और आज है ना, मतलब लोग कंधे उचका के चले जाएं कि साहब हो गया, हार गया, और वही के वही लोग बैठे रहे। ये तो देखिए आप, विडम्बना देखिए आप, कि वही लोग बैठे हुए हैं, वही दिग्विजय सिंह अभी भी मतलब है ना उछल कूद करते रहते हैं, क्योंकि वो ये प्रूफ करते हैं कि मैं सबसे ज्यादा हूं, और उनके सिर्फ एक ही जगह पर उनकी स्ट्रांग पॉइंट है, वो है उनके राजपूत होना। राजपूत उनके साथ खड़े हुए हैं, उससे 10 12 15 एमएलए उनके साथ आ जाते हैं, और उसके दम पे वो पूरी कांग्रेस चला रहे हैं, जबकि जो आदिवासियों की 66 सीटें, मतलब 46 सीटें आदिवासी रिजर्व हैं, 18 से 20 सीटें है ना दलित रिजर्व है, 8 से 10 सीटों पे मुस्लिम मैटर करते हैं, कहाँ 100 सीटों से ऊपर मैटर का, वो तो साइड लाइन में पड़े हुए हैं। ये लोग अपने कंफर्टेबली बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग है, ये स्लीपर सेल हैं बेसिकली। ये सही बात आ रही है हिंदुस्तान में, कांग्रेस में बहुत बड़ी तादाद में स्लीपर सेल है, और वो भाजपा की मदद कर रहा है, और कांग्रेस की तरफ से राजनीति कर रहा है, और वो अब उनकी मजबूरियां हो सकती हैं कि उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे हो सकते हैं, उनके ऊपर दबाव कई किस्म के हो सकते हैं, मजबूरी में भी हो सकते हैं कुछ लोग। लेकिन मैं समझता हूं कि ये काम है, अगर आप दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, तो आपको, मतलब जब तक इंसाफ नहीं करेंगे, आप फैसला नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। असलम भाई, आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, और मैं भी, मेरे लिए भी चौंकाने वाली है कि दूसरे जो बहुत सारे नेता हैं उनकी बात तो छोड़िए, लेकिन आप टॉप लीडर्स जो हैं कांग्रेस पार्टी के, और सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, मैं समझता हूं ऑल इंडिया कांग्रेस के, पूरे बड़ी कांग्रेस के अखिल भारतीय स्तर के नेता हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। आप इन दोनों के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को, अगर ओबीसी हो, ट्राइबल हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, दलित कोई हो लीडर, उसकी अगुवाई में अगर कांग्रेस जीते, वो मुख्यमंत्री बने, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, क्या आप लोगों ने ये बात कांग्रेस लीडरशिप तक भी पहुंचाई है? कांग्रेस लीडरशिप क्या इस बात को समझती है? आप तो स्लीपर सेल वगैरह भी कह रहे हैं। देखिए, पहुंचाने का मतलब तब होता था, हमने वो भी दौर देखे हैं भाई साहब, कि अगर हम इतनी हिम्मत करके इंदिरा जी से इतनी बात कर देते कि साहब वहां पर गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़, ये भी नहीं कि ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड पे, गड़बड़ हो रहा है, तो आप यकीन मानना वो रात भर नहीं सोती कि ये असलम ने ये खबर दी है कि मध्य प्रदेश में गड़बड़ हो रहा है, जरा पता करो कैसे हो रहा है, क्या क्या माम, बुलाओ उसको असलम को। वो मुझे, मेरी पेशी हो जाती, अच्छा उससे मेरी गर्दन भी जाती, अगर मैं ये बात कहूं कि कमलनाथ, दिग्विजय और सुरेश पचौरी ने बर्बाद करी है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, 40 साल से बर्बाद करते हुए आ रहे हैं, और उसका रिजल्ट उसके बावजूद ये कि अब सीटों में तब्दील होना खत्म हो गई, मध्य प्रदेश 0 हो गई 29 में, लेकिन आज भी 40% आदिवासी, दलित, पिछड़े, और जो लोग सेकुलर लोग हैं, अपर कास्ट के भी, मुस्लिम, ये आज भी 40 35 40% वोट कर रहा है। क्या जुल्म है साहब, ये जुल्म है उनके ऊपर, उन मतदाताओं पे जुल्म है, जो है ना इतनी मतलब यातनाएं झेल रहे हैं, मकान बुलडोज हो रहे हैं उनके, उनको हर किस्म से दबाव उनके ऊपर पैदा किया जा रहा है कि आप उनके वोटर क्यों बने हुए हैं। एक एक घर के घर पे जा रहे हैं ये वोटरों के, आरएसएस बीजेपी के वर्कर, कि आप क्यों वोट करते हो कांग्रेस। अब उनकी विचारधारा, वो कहते हैं हम ये तो बापू का देश मानते हैं, नेहरू का देश मानते हैं, और वही देश के इंक्लूसिव देश मानते हैं, सबका देश होना चाहिए। ये जो विघट, ये जो पोलराइज करना, और ये जो बांटने का, देश में बहुत बड़ी आवाम है जो इसको नकार रही है।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस की 24 अकबर रोड की कांग्रेस और मध्य प्रदेश की ये नेता मजाल है कि कोई जुम्बिश कर जाए और वहां पब्लिक मतलब रोंदी जा रही है पब्लिक को। अब जी, ये सब तो और बड़ी बातें हैं कि जो महंगाई और हालात सभी भुगत रहे हैं, लेकिन वोट देने वाला वहां पर जो है वो ये तकलीफ झेल रहा है कि उसकी है ना, और उसकी आशाएं इस पे है कि कभी तो कांग्रेस इस लाइन पे आएगी कि अपने को इस लाइन पे लाएगी कि हम हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत अगर जिनका हक है उनको हक मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये यही एक सबसे बड़ी कमजोरी है इस कांग्रेस की और इस देश की कमजोरी है भाई साहब। अगर जब तक कांग्रेस इन 4-5 राज्यों में अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, और विकल्प हिंदुस्तान में कांग्रेस ही दे सकती है, आप इन पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं केजरीवाल पे, ममता बनर्जी पे, लालू प्रसाद पे कि ये हिंदुस्तान को पलटेंगे? अरे पलट तो कांग्रेस को चाहिए, मतलब कांग्रेस ही पलट सकती है। लेकिन मुझे ये समझ इतना जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन कांग्रेस इतनी सी बात को समझने को तैयार नहीं है कि हमें ही मजबूत होके विकल्प के रूप में आना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का दलित भी, पिछड़े भी और मुसलमान भी और ब्राह्मण भी और ठाकुर भी, हर आदमी सपोर्ट कर देगा। लेकिन जब तक कांग्रेस इस बात को नहीं अपने आप को लाएगी, खाली एक है ना गैरली पे खेलने से थोड़ी बात बनेगी। आप गैरली पे खेल रहे हैं कि कोई भी आके सरकार बना ले, ऐसे थोड़ी बनती है सरकार। आज वो है ना अपना दंदनाते फिर रहे हैं, उनको जो दिल चाहे कर रहे हैं वो लोग। आपने सुरेश पचौरी जी का नाम लिया, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ। सुरेश पचौरी बीजेपी में जा चुके हैं। एक जमाना था जब वो बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभारी मंत्री थे और बहुत ताकतवर थे, संगठन में भी शासन में भी, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में है, जिनको कांग्रेस ने इतना दिया। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, जिनका दो व्यक्ति, और माधव, सॉरी, ज्योतिराज सिंधिया भी बीजेपी में ज्योतिराज चले गए, उनको भी बहुत देख महत्व लीजिए, दिया देख पार्टी ने। लीजिए। जी जी। हाँ। तो अब कमलनाथ जी और दिग्विजय जी को अगर कांग्रेस नाराज कर दे, दरकिनार कर दे, तो फिर तो कांग्रेस के ये सारे दिग्गज ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इनको जानबूझकर फुसला कर रखना चाहती है कि भाई किसी कीमत पर ये कम से कम अपना साथ न छोड़ें, कांग्रेस का साथ न छोड़ें, और ये बने रहें, और इनके बने रहने में ही हमारी भलाई है, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए आपने ये मतलब पचौरी भाई के बारे में बात करी कि वो तो चले गए बीजेपी में। कितनी देर तक बीजेपी को है ना कांग्रेस में रह के जितवाते भोपाल की सभी सीटों पर। तो बेसिकली और कमलनाथ जी दरवाजे से लौट आए। जो जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस जन में जो बात है वो ये है कि उनके बेटे को वो इस बार कमल के फूल पे एमपी बनवाना चाहते थे। उनको अंदाजा हो गया था कि बीजेपी ने पूरी प्लानिंग करके हमारी छिंदवाड़ा को घेर लिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं हिंदू राष्ट्र के फेवर में हूँ। और और जो है ना बागेश्वर धाम के वो जो भगवान को ले जाके पूरी छिंदवाड़ा में 4 दिन तक उन्होंने उसकी वो कथाएं और लाखों आदमी जमा करे। वो सब बीजेपी के फायदे में गया, क्योंकि वो तो आज भी घूम रहा है कि भाई मतलब अपने वो हिंदू राष्ट्र बनाना है। इन्होंने कहा कि हम ये हम पे कहने की जरूरत नहीं, हम तो हैं ही हिंदू राष्ट्र, हम तो हैं यहाँ पर। ये सब रिकॉर्ड पे कमलनाथ जी की बात है। तो वो तो ये कहो कि जो भी वजूहात हुई, मुझे ऐसा लगता है कि सरदारों ने यहाँ पर मुखालफत करी और मेरा ख्याल है वहां के भाजपा वालों ने भी कहा होगा कि साहब क्या जरूरत है कमलनाथ को आप लेके छिंदवाड़ा उसके नाम पे जीतना, अपन चाहे उसके बेटे को टिकट दें, आप छोड़िए इनको। और सिखों ने यहाँ कह भी दिया था कि अगर उसको वो मामला नहीं मतलब आपने लिया तो नहीं तो फिर हम यहाँ विरोध कर देंगे दिल्ली के अंदर। ये सब अखबारों में खबरें आई। तो सवाल इस बात का है कि ये तो चली गए थे, और कमलनाथ और ये दिग्विजय सिंह जी ने मेरा ख्याल है कि एक कसम खा के रखी है कि मेरे जिंदगी में मैं किसी को मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं बनने दूंगा। ये मेरा ऐसा सोचना है, कसम खाई हुई उसने। लेकिन वो कमलनाथ को तो तो वो बनने दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने बता, क्योंकि यही सवाल से आपको पता चलेगा। मुझे ये लगा कि यार कहां से दिग्विजय को कैसे, क्योंकि पहला मैच तो सेमीफाइनल तो पहले कांग्रेस को दिग्विजय को हराना है। अगर दिग्विजय को कांग्रेस हरा लेगी तो फाइनल में बीजेपी से जीत सकती है। तो यही आड़े आ रहा है सेमीफाइनल में। तो अल्टीमेटली इसने जो है मेरे जहन में आया कि कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया जाए। और मैंने कभी जिंदगी में है ना मतलब मतलब उस लेवल का खर्चा नहीं किया पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन इस पॉलिटिक्स के लिए मैंने अपनी तसल्ली के लिए करा।
मैंने 2016 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई भोपाल के अंदर, बहुत बड़ी प्रेस, घर पे बुलाया लंच पे सब, और मैंने वहां पर यह कहा कि अगर कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं करेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, वो सब रिकॉर्ड है। और फ्रंट हेडलाइन लग गई, कमल कांग्रेस लाना पड़ेगी अगर सरकार बनाना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, प्रेस वालों ने, आप लोगों ने, सेंट्रल हॉल में भी बहुत प्रेस ने पूछा कि आपने ये कमलनाथ को कैसे प्रोजेक्ट करा। मैंने वहां वादे करा उनको कि सिर्फ दिग्विजय सिंह अगर किसी को बनने देगा, अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनने देगा दिग्विजय सिंह, तो सिर्फ कमलनाथ को बनने देगा, अदरवाइज नहीं बनने देगा किसी। तो अगर कमल को तो क्या आगे कर आपको दोगे तो आपको तो क्या आप इस बात को मानते हैं जो कही जाती है कि ज्योतिराज सिंधिया अगर कांग्रेस से बाहर गए तो दिग्विजय सिंह के कारण गए? इसमें कौन सा शक है? दिग्विजय सिंह की जब जब दिग्विजय सिंह की स्कीम में कांग्रेस को, पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है, तो मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कभी भी, जो उन्होंने लाइफ टाइम मिस्टेक करी ज्योतिराज सिंधिया ने, कि वो पार्टी छोड़ गए। ये तो दिग्विजय सिंह चाहते ही थे कि अल्टीमेटली उनमें उतनी कैपेसिटी थी और एज उनके, मतलब एज उनकी तरफ थी कि वो कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। ये बात राहुल गांधी ने भी कही ऊटी के अंदर, वहां पर गुवाहाटी के अंदर, कि अगर कहीं से ज्योतिराज सिंधिया सीएम बन सकते थे कभी, तो वो बन कांग्रेस से ही सकते थे। लेकिन ये कामयाब हो गए दिग्विजय सिंह, और उसको। असलम भाई, बिल्कुल आखिर में हमारा समय पूरा हो रहा है। मैं बिल्कुल आखिर में ये पूछना चाहता हूं कि लेकिन आप दिग्विजय जी की इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इमेज है वो तो बहुत ही सेकुलर किस्म के नेता अपने को पेश करते हैं और लोग भी मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी को आने दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को अदर देन हिमसेल्फ और अदर देन उनकी पसंद का कोई सीएम वो दलित, आदिवासी, ओबीसी को नहीं आने देना चाहते। ये क्यों आप कह रहे हैं? वो तो बड़े सेकुलर आदमी है। हाँ, तो मतलब किसी ने पूछा कि आप सेकुलर आदमी हो, क्योंकि आपको शर्म नहीं आई कभी भी? मध्य प्रदेश की 4 बार से चुनाव हार रही है मध्य प्रदेश, और आप अगुवा आदमी हो, कि आपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हारने की? क्या मॉरली आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं राजनीति से, है ना, संन्यास ले रहा हूँ? भाई एक आदमी मतलब इतना खुश खुर्रम घूम रहा है। लेकिन उन्होंने उनका एक बार कहा टेक्निकल, कि 10 साल वो कोई पद नहीं लेंगे और उसका पालन भी किया। नहीं, उन्होंने वो पद लेना नहीं था, उन्होंने ये तय कर लिया था कि मैं 10 साल तो किसी को आने ही नहीं दूंगा। और वो बात आज भी लागू है कि मैं 10 साल कोई नहीं आ सकता मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनको पद क्यों नहीं लेना चाहिए था। अब चलिए यहीं आइए आप। भाई अगर आपसे बेहतर कौन आदमी था कि आप उसको रीबिल्ड करते पार्टी को? आप तो पार्टी छोड़ के आ गए 10 साल के लिए, और ये तय कर दिया कि मैं, है ना, जीतने नहीं दूंगा कि मैं इस कांग्रेस पार्टी को। तो अल्टीमेटली ये जो बातें करते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी को, मुसलमान, एक एक आप जानते हैं उनके दिलों में वो होता है, मुस्लिम्स को बाएं हाथ पे रखने के लिए वो आरएसएस को या ये भाजपा के खिलाफ डेलिब्रेट प्रेस को बुलवा के कुछ ऐसे कमेंट कर जाते हैं, कभी मुकर जाते हैं, कभी मतलब वो फेस कर लेते हैं कि हाँ मैंने बोला था। ये सिर्फ मुस्लिम्स के जज्बातों को खेलने के लिए उनका खेल है ये। वो प्योरली इसमें उनका कोई लेना देना नहीं होगा, कि वो चाहते हैं कि भाजपा वहां बनी रहे, क्योंकि मैं नहीं तो फिर कोई नहीं। बिल्कुल आखिर में तो राहुल गांधी जी से या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से या प्रियंका गांधी से, जिनकी कांग्रेस में सबसे अधिक इस वक्त सुनी जाती है, या कांग्रेस को जो संचालित करने वाले लोग हैं, इनके यहाँ क्या ये आप अपनी बात को पहुंचा पाते हैं? क्या और लोग इस तरह की बात कह पाते हैं, या किसी कारणवश ये बात ही नहीं कह पाते हैं, या उन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ती है, या उनको मालूम है लेकिन वो किन्हीं कारणों से कुछ कर नहीं पा रहे हैं? हाँ, मैं इसमें छोटा जवाब दूंगा। उन्हें मालूम है वो कुछ नहीं करना चाहते, जी, उन्हें शुक्रिया, मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद। असलम भाई, आपने बिल्कुल जैसा आपकी आपको मैंने पहले भी देखा है, सेंट्रल हॉल से लेकर हर जगह आपने खुलकर सही बात कही है। किसी को पसंद आएगी, किसी को नापसंद भी आएगी, लेकिन ये बात। साफगोई राजनीति में आज जरूरी है। आमतौर पे राजनीति में और पत्रकारिता में साफगोई खत्म होती जा रही है। पत्रकारिता का तो खैर बहुत बुरा हाल है, आप जानते ही हैं, लेकिन सियासत में भी बहुत स्थितियां खराब होती जा रही हैं। मुझे लगा आपकी बातचीत में दम है। हो सकता है कि विश्लेषण किसी को ना पसंद आए, वो अलग बात है, किसी को पसंद आए आपका। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।